चलिए देखिए इसको कैसे कर रहा है। कार का क्या दिया है भैया, मास दिया है। मास ऑफ द कार इज व्हाट, 500 kg। मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m हमने डायरेक्ट लिख दिया। एंड वेलोसिटी ऑफ द कार इज व्हाट, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो ये हो जाएगा 36 इंटू वॉट, 5/18। 18 टू जा कितना होगा 36, 5 टू जा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम, आगे आसानी से आप लोगों ने कर लिए होंगे, आप लोग सब होनहार बच्चे हैं। काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी थी पहले। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भैया, हाफ ऑफ बी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है, मास ऑफ द बॉडी कितने भैया 500, वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10 का स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आया 250। तो 250 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 100, मल्टीप्लाई कर दिए क्या आया भैया 25,000। कितना जूल आ गया एनर्जी, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है भैया, एनर्जी आ गई इतनी तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए सेकेंड केस में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज व्हाट डबल। वेलोसिटी इसकी क्या कर दिया हम डबल। अभी वेलोसिटी कितनी थी जरा बताना, 10 मीटर पर सेकंड थी। तो ये कितना आ जाएगा यार 2 इंटू 10 आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ ऑफ एम और वी स्क्वायर अभी भी लिखेंगे, मतलब बी के प्लेस पे क्या रखें हम यहाँ 2v रखना पड़ेगा ना हमें, डबल हो जा रहा है वेलोसिटी। तो चाहे इसको रख सकते थे या डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो हाफ ऑफ एम कितना है भैया 500, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10 का स्क्वायर। तो अभी भी आएगा कितना हमारा 250 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 4 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो मेरे ख्याल से ये 1 लाख आ गया, क्यों भैया 1 लाख जूल। अगर इसी को 10 की पावर में लिखना हो तो क्या लिखे बताओ, 10 की पावर में लिखना हो तो 10 की पावर क्या लिखें, 10 की पावर कितने जीरो हैं, जितने जीरो उतने 10 की पावर। तो 1.0 इंटू 10 की पावर 5, 1 लाख में 5 जीरो आते ना 5। डन ना, क्लियर ना। गायब हो गया, ले ले भैया 1 लाख में 5 जीरो हो गए ना, ले लो, आया ना, डन क्लियर। 10 की पावर में लिखना होगा तो लिख लेंगे, बाकी नंबर लिखना आ रहा है अपने को, कोई इशू कोई मसला नहीं, क्लियर है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ट्राई करें। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg ऑफ वाटर टू स्टोर इन अ टैंक एट द हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर इन 20 सेकेंड। बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें पावर निकालना है, पावर मतलब P निकालना है, क्यों भैया। और क्या दिया है, मास ऑफ द वाटर दिया है, कितना दिया भैया 500 kg, 800 है, बहुत बढ़िया भैया, नंबर कम कर दे रहे हैं क्या हम। अच्छा तो 800 kg दिया, और क्या दिया, इससे ना थोड़ा सा साइड से, स्टोर इन द टैंक एट द हाइट ऑफ कितना दिया है 1500 सेंटीमीटर। अच्छा 1500 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करना चाहिए भाई बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 15 मीटर आ जाएगा। टाइम हमें दे रखा है इसने, कितना दिया भैया 20 सेकेंड, और जी की वैल्यू दे रखा है इसने, कितना है भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर P इक्वल टू हमने क्या लिखा था जरा बताना हमें, पावर P इक्वल टू क्या लिखा था हमने W/T, और W इक्वल टू क्या होता है, अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं ये होगा फोर्स इंटू क्या भैया हाइट लिखेंगे इसका अपॉन में T, फोर्स इंटू हाइट, डिस्प्लेसमेंट हमारी हाइट हो गई ना, और हम ऊपर जब जाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। ग्रेविटी हमारी क्या होती है M इंटू जी, क्या होती है भैया M इंटू, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh, mdh मसाला नहीं बेटा mgh अपॉन क्या हो जाएगा T।
अब वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल रही है, समझ रहे हो ना हमारी बात। तो अब यहां से क्या लिखिएगा, m कितना दिया हमें 800, g कितना दिया अपने को 10, ये कितना दिया भैया 15, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 20, 10 से 10 कैंसिल करो, यहां आपने मल्टीप्लाई किया कितना आया 40, कितना आ गया ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ गया 400 मल्टीप्लाइड बाय 15, 400 मल्टीप्लाइड बाय तो 6000 वाट, क्यों भैया 6000, कोई प्रॉब्लम, 6000 वाट है। अगर हमें किलो वाट में लिखना होता तो हमें 1000 से क्या करना पड़ता डिवाइड, या इसी को क्या लिख देते और 6 kW, kW का मतलब किलो वाट, एक किलो में कितना होता है 1000, एक किलो में कितना होता है भैया 1000, तो 6 किलो वाट कह दें या 6000 वाट, दोनों आंसर अपने ठीक है, क्यों भैया जैसे किलो वाट में मान लो लिखने को आ जाता है तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता। क्लियर आया ना भैया, चले आगे बढ़े। ठीक बेटा F फोर्स है, जो फोर्स होगा वो क्या होगा ग्रेविटी होगी ना हमारी, फोर्स अभी देखो फोर्स हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना बेटा, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन तब जब हम लीनियरली मूव कर रहे हैं, मतलब किसी सरफेस पे मूव कर रहे हैं, जब वर्टिकल मूवमेंट है तो इसी ए के प्लेस पे क्या यूज करेंगे जी यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तब यही फोर्स F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m इंटू जी, और लीनियरली चलते हो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा s या d यूज करते हैं, वर्टिकल मूवमेंट है तो हाइट यूज करेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर h। बात समझ में आई क्यों, क्लियर है ना, फार्मूला कैसे बन रहा है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, चीजों को यूज करना आएगा तभी कर पाओगे आप। क्लियर है यहां तक, बोल भैया डन, आगे बढ़े। ठीक चलिए आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स इफ द टोस्टर ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 30 मिनट्स। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी तुम्हारे यहां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो यहां पर पावर P इक्वल टू आप W/T लिखते हो ना, यही हमारी एनर्जी है, एनर्जी बाई क्या होता है T, तो अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी अभी हमें क्या निकालनी पड़ेगी एनर्जी, तो T से क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि नहीं, सो पावर इंटू टाइम अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जो एनर्जी है वो निकल के आ जाएगी। पावर कितना दिया है जरा बताना, इसका 60 दिया है, और टाइम कितना दिया है 30 मिनट, मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से और हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, 30 मिनट दिया था ना, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, अब मल्टीप्लाई करो कितना आया 6 6 36 या 6 3 18, 18 6 108, और कितने जीरोस हैं भैया 1 2 3 जीरोस आ गए, इतने जूल हो गया, इतने क्या हो गया 1,08,000 है, इतने जूल आ गया हमारा, ये एनर्जी है। हम आपको बता रहे हैं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको भी टैकल करना आना चाहिए, हमें एनर्जी निकालनी है पावर और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एनर्जी आ जाएगी, कोई दिक्कत, ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एकदम होशियार रहिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वॉट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स इन ए डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर ए मंथ ऑफ 28 डेज इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज व्हाट रुपीज। ये तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, परेशान मत हो, ये 10th स्टैंडर्ड का है अपना, तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, फिर भी कहो तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है नहीं तुम्हारे यहाँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। देखो अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट निकालना हो, पहले क्या निकालना हो नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये समझना, या पावर इसका निकाल लो बस। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का हमारे पास फार्मूला है पावर इंटू टाइम, टाइम किस में होना चाहिए आवर्स में होना चाहिए, किस में होना चाहिए आवर्स में, अपॉन में क्या होगा 1000, अपॉन में क्या होगा, या अगर वोल्टेज करंट दिया होता तो यूज कर लेते, लेकिन पावर दिया ठीक है, वोल्टेज वगैरह दिया होगा तो वो भी बताते रहे, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, टाइम हमारा किस में होना चाहिए भैया, मैं बार बार कह रहा हूं आवर्स में, दिस होल अपॉन क्या होगा 1000, ये अपना फार्मूला है, ये हमारा क्या है फार्मूला, ये है हमारा वोल्टेज, पोटेंशियल है, करंट है, आई करंट होता है, टी क्या है हमारा टाइम, टी क्या है यहाँ पर टाइम, बता दे रहे हैं देखिए कैसे हुआ, ठीक है भैया ये टाइम है, क्या ये समझना। अब नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए अब देखो हर एक दिन कितने घंटे यूज हो रहा है, वो 2 आवर्स यूज हो रहा है, अब कितने दिन यूज हो रहा है भैया 28 डेज, तो टोटल आवर्स निकालेंगे तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि पर डे 2 आवर्स यूज हो रहा है और 28 डेज यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स अगर हमें निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे टोटल आवर्स 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लियर है ना। तो भैया क्या हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट पहले निकाल लेते हैं, अगर हमें कॉस्ट निकालना होगा ना, जैसे मैं निकाल दूं आपको कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा टोटल, जो उसका रेट है
मतलब जो कितने कितने यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितना है, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ व्हाट यूनिट्स। ये फॉर्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले हैं, मैं एक साथ बताते रहा हूं ताकि आप याद कर पाओ दोनों को एक साथ, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हैं। पहले हम नंबर वन यूनिट निकाले और हमें कॉस्ट का रेट तो दिया है ना, वन यूनिट का कितना है 3 रुपीज है, नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना रुपए खर्चा आ जाएगा भैया, है ना, डन। चलिए, जैसे हम लोग घरों में यूज करते हैं बिजली, उसका यूनिट चार्ज कितना आता है भैया, 4 रुपए 5 रुपए आते हैं। जो कॉमर्शियल है, जैसे हमारी संस्था चलती है, इसका भाई 10 रुपए आता है, 12 रुपए आता है पर यूनिट के हिसाब से चार्ज, ठीक है। तो जो घर पे होता है, डोमेस्टिक वाले होते हैं, उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट कम होते हैं, मतलब वो 6 रुपए 5 रुपए ऐसे आते हैं। जो कॉमर्शियल होता है, जो गवर्नमेंट जानती है इसमें ये लोग बेनिफिट अपना ले रहे हैं, इनकम इनका है, उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा भाई कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, तो चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब ये समझो, अब पहले नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला हमारे पास जो है हम देख लिए, क्यों भैया, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। पावर कितना यूज हो रहा है भैया बताओ, 1000, यहां लिख दिया हमने 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने आवर्स यूज हो रहा है 2, और कितने डेज 28, मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई व्हाट 1000 से 1000 क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल। सो 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 56। नंबर ऑफ यूनिट कितना आ गया 56। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ यूनिट को जो उसका चार्ज है 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा भैया 56 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, रुपीज के 168 आ जाएगा, रुपीज 168 आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ, हो जाएगा ना, बढ़िया एकदम, हर लेवल पे बता दे रहे हैं आपको, एकदम देखते रहिए कैसे क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया, व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्म, देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में तो कौन सा, जैसे हम फैन यूज कर रहे हैं, फैन हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लाइट, ये देखो बल्ब यूज कर रहे हैं हम, ये बल्ब यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत हीट भी होते हैं, लेकिन हम मेजर पोर्शन की बात करते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं, जो भी चीजें हैं कोई ना कोई एनर्जी क्या है, किसी न किसी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे हम बॉडी में अपने क्या कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, बहुत सारी एनर्जी में खर्च कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, हम चल भी रहे हैं, हम बैठे भी हैं, आराम भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल आदमी बैठा रहे तब भी उसको भूख लगेगी, क्यों, क्योंकि बॉडी में फंक्शनिंग तो हो रहा है ना, रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। जो आप इनहेल करते हो, आप एक्सहेल करते हो, लेते हो ना, वो भी होता है। 5 सेकंड का प्रोसेस होता है ना, ये 2 सेकंड्स में आप इनहेल करते हो, 6 सेकंड में एक्सहेल करते हो, है ना। ठीक है, जानते हैं, बाकी आप लोग बायोलॉजी के धुरंधर आदमी हो, हम तो इतना ही जानते हैं। व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब जो हम टॉर्च में बल्ब यूज करते हैं, टॉर्च में सेल यूज करते हैं, क्या करता है वो, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि नहीं, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। भाई ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं टॉर्च में, क्या करता है वो, उस केमिकल सेल का जो केमिकल है उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी में। ड्राई सेल यही कर रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा जरा बताना, इलेक्ट्रिक फैन, अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिकल का मतलब कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठंडा लगता है, ये सब होता है, समझ ना। तो ड्राई सेल में हम लिख लेंगे, ड्राई सेल क्या कर रहा है भैया बताओ, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में। अब जैसे हम बल्ब पूछ लिया आपसे, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है भाई बताओ, क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, क्लियर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, हीट नहीं, हमने कहा मेजर पोर्शन की हम बात करेंगे, जैसे हीटर की हम बात कर लेंगे तब हीट एनर्जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी में, ऐसे लिख पाओगे, समझ रहे हमारी बात, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फैन क्या कर रहा है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है ना अपनी बात, मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ, ड्राई सेल का जो सूखा वाला सेल जो आप टॉर्च में यूज करते हो, नहीं आता, नहीं टॉर्च में सेल नहीं यूज करते आप मार्केट से लेकर, वो ड्राई सेल है। वो सब क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी सेल होते हैं, एक बार यूज करो, यूज एंड थ्रो, दोबारा चार्ज कर पाते हो क्या उसको, नहीं। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जैसे लिथियम आयन बैटरी है, मोबाइल नहीं चलेंगी। हम ड्राई सेल की जब भी बात करते हैं तो मेजरली उनको ध्यान में रख के बोलेंगे। ड्राई सेल इन द सेंस का मतलब केमिकल एनर्जी इसकी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
मतलब वो हमारी अभी हम बात कर रहे हैं लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। मैं लिख देता हूँ, बहुत लाइट कॉन्टेक्स्ट में बोल दे रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप देखो, हम आपको बताते हैं, जैसे टॉर्च जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है तो लाइट एनर्जी, अब इसी सेल को यूज करके कहीं हम कोई सिस्टम भी चलाते हैं, लेकिन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे। जैसे हमारे पास कोई माइक्रोफोन है, स्पीकर है, स्पीकर हमने इससे लगा दिया, तब हम क्या बोलेंगे, वही हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में, क्योंकि वो एनर्जी वहां यूज की है ना। ड्राई सेल को हमने जहां यूज किया, जिस पर्पज से यूज किया उसमें कन्वर्ट करेगा। जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोल रहे हैं तो केमिकल एनर्जी हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम टॉर्च के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ड्राई सेल से जो हमारी केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी। वही किसी स्पीकर में यूज किए तो साउंड एनर्जी में। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं मेजरली इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल दोनों लिखे आइए, मतलब दोनों में ही, साउंड में भी चेंज हो सकता है। अब भाई हम कहीं बल्ब लगा, अब जैसे बहुत सारे आपके पास छोटे छोटे फैन आजकल आ रहे हैं, ड्राई सेल यूज करके एक छोटा छोटा टेबल फैन हम मान लीजिए यूज चला रहे हैं, तब मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट हो। लेकिन ड्राई सेल डायरेक्ट हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर कन्वर्जन होगा डायरेक्ट, हमारा लाइट है, साउंड है जो है, अब वो मिलना होगा। ठीक है ना, क्लियर है अपनी बात, ठीक है। चले, ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह याद रखिएगा। अब कह देगा कोई आदमी मान लीजिए ऊपर से जंप किया, नीचे कूद रहा है, उसकी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो आप बोलोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। अब किसी चीज को हमने कुछ भी किया, जैसे पेड़ से मान ली कोई चीज टूट के नीचे गिरा, तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसमें और भी बहुत सारी एनर्जीज की बात होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की आपने बात कर लिया, हीट एनर्जी की बात करेंगे। क्यों हीट एनर्जी, मतलब इस स्केल पे अपने, हाँ अपने स्टैंडर्ड पे हमें इतना ही सोचना है। हीट एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बात करते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें उनके फ्रिक्शन भी तो होंगे, उस फ्रिक्शन से साउंड भी प्रोड्यूस होगी। जैसे कोई चीज जाए, हाँ, फ्रिक्शन से क्या होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। जब जो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के बाद हीट भी प्रोड्यूस होता है कि नहीं, हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं, और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अभी हम इतने अपने लेवल पे इतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब कन्वर्जन भी अगर आए तो वो कंसीडर कीजिएगा। अगर ऑप्शंस में आपके पास आते हैं तो सारे बताइएगा, मतलब सोचने का दायरा बढ़ाना है अपना। सर जैसे आपने कहा कि वो पहला ड्राई सेल को लाइट एनर्जी होता है, तो अगर बल्ब के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो वो जो येलो वाले बल्ब आते हैं वो तो हीट एनर्जी भी देंगे ना। हाँ, हमने कहा हमने मेजर पोर्शन की बात करनी है। जैसे नॉर्मल बल्ब की आप बात करोगे तो आप दोनों भी लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो हीट भी प्रोड्यूस करता है कि नहीं भैया, हीट भी होता है। लेकिन मेजरली हम लोग उसको किस पर्पज से यूज करते हैं बताओ, लाइट एनर्जी। तो आप फर्स्ट पे क्या लिखिएगा, लाइट, सेकंड में क्या लिखिएगा, हीट। समझ में हमारी बात। जैसे हीटर हम यूज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत लाइट तो उससे भी निकलती ही है ना, लेकिन हम मेजर पोर्शन की बात करेंगे तो उससे हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है। हर जगह कुछ ना कुछ रहेगा। हमारी बात समझ रहे कि नहीं आप लोग? क्या हुआ विनोद, क्या कहना चाह रहे हो, बोल विनोद। कोई दिक्कत समझ में आ रही है नहीं चीजें जो डिस्कस की जा रही हैं? डन है, आगे बढ़े। तो इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी हम टॉर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मेजरली किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ट्राई सेल की टॉर्च, तो लाइट एनर्जी लिख दिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप लिखिएगा पहले लाइट ऑब्लिक में करके और करके ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। कोई दिक्कत नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट वाला है ये क्वेश्चन, तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा, कहो बता दे, अब पूरी लगा है बता ही दीजिए, तुम लोग इसको ट्राई करना। देखो इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब वही चार्ज ही तो हुआ, अमाउंट फॉर मंथ ऑफ 30 days इफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड। क्या दिया है, 2 बल्ब्स ऑफ वाट 40 वाट फॉर 6 आवर्स। 2 बल्ब यूज हो रहे हैं 40 वाट के, तो अब इसका निकालेंगे नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 2 बल्ब यूज हो रहे हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 6 आवर्स, और कितने डेज के लिए 30, अपॉन में क्या होगा 1000। क्लियर है। चलो दूसरा क्या दिया है, 2 ट्यूबलाइट्स ऑफ 50 वाट फॉर 8 आवर्स। 2 ट्यूबलाइट यूज हो रहे हैं तो क्या होगा बताओ जरा, 2 इंटू 50 इंटू वाट, 8 आवर्स के लिए यूज हो रहा है ना, 8 इंटू 30 दिस डिवाइडेड बाई क्या हो गया भैया 1000। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आ जाओ भैया, इसका निकालेंगे तो एक टीवी यूज हो रही है 120 वाट का 6 आवर्स, तो 120 इंटू 6 इंटू क्या कर दें 30 दिस डिवाइडेड बाई व्हाट 1000। टीवी का गया नंबर ऑफ यूनिट।
फिर इसका निकालो, गिव द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन व्हाट, गिवन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.5 रुपीज पर यूनिट। तो सबको निकालने, n1 n2 n3 निकाल ले, तो टोटल हमारा n जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों का सम कर दे तो आएगा n1 प्लस n2 प्लस क्या होगा, तीनों निकाल लीजिए। यहां से कितना आएगा जरा बताना, 10 से 10 ये कैंसिल हुआ, 10 से 10 ये कैंसिल हुआ, फिर मल्टीप्लाई करो 6 जा 18, 18 8 जा कितना होगा 144, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.4, इसको सॉल्व करेंगे देखो 10 10 1 1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना है 5 2 जा 10 कैंसिल, 8 3 जा कितना हो गया 24, ये आ गया। इस केस में करो भैया 10 1 1, फिर कितना हुआ भाई 12 6 जा कितना होता है 72, 72 3 जा कितना होगा 72 3 जा 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 216 होगा 216.6। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकालना होगा, नंबर ऑफ यूनिट निकालना होगा, सबको सम अप कर दें 14.4 प्लस 24 प्लस 21.6, यह सबको सम अप कर रहे हैं कितना आएगा बताओ भाई 24, इन दोनों को सम अप करेंगे कितना आएगा, ये 35 आएगा क्या, नहीं 36 आएगा, क्यों 14.4 21.6 ऐड करेंगे 36 आएगा ना, ये 36 प्लस 24 कितना होगा भैया 60 आ गया, कितना आ गया 60। अब हमें कॉस्ट निकालना है टोटल, या इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, तो भैया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू क्या होगा भैया बताओ, रेट कितना है इसका 2.5 है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 60, करो भैया कितना आया जल्दी बताओ, ये 150 आएगा मेरे ख्याल से रुपीज के वॉट, 150 रुपए देना पड़ेगा, कोई दिक्कत भाई, सबका अलग अलग निकाल लेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक का दिया होता तो एक का, सबका दिया सबका निकाल के सम अप कर देंगे, रेट तो सबका यही लगे ना भाई, घर में बहुत सारी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज तो फिक्स है, नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे, टोटल चार्ज जो भी है हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर, डन भैया, चले आगे, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं रहेंगे, बस सोचना आ जाए आपको, कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ए क्रेन पुल्स अप ए कार weighing 500 kg to vertical height of 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। देखो वर्टिकल हाइट में ले जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्टिकल हाइट में ले जा रहे हैं तो वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे हाइट, और वर्टिकल मूवमेंट है तो एफ के प्लेस पे क्या रखेंगे m इंटू जी, हमने यही बताया ना। अब देखो वर्क का फॉर्मूला भी mg आ गया, अब परेशान ना होना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रही बात हमारी, डन ठीक है। तो यहाँ देखो क्या क्या दिया जरा बताना, मास कितना दिया है इसका भैया 500, स्मॉल जी की वैल्यू कितना दिया है 10, कितनी हाइट में ले जा रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, अरे 5 4 जा 20,000 आ गया, 20,000 जूल, कोई प्रॉब्लम, इजीली आ जाएगा ना आंसर। वर्टिकल मूवमेंट जब भी होगा फोर्स एफ के प्लेस पे mg और डिस्प्लेसमेंट h के प्लेस पे s के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे h, ये सब ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए लैम्प कंज्यूम्स 500 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 20 सेकंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द लैम्प। हमने कहा ना पावर P इक्वल टू W/VT होता है, यही क्या होता है एनर्जी अपॉन V क्या होता है हमारा T, यही है ना भैया। तो जरा बताना यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना दिया है 500, कितने टाइम में है अभी ना 20 से डिवाइड कर लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25 वाट, कोई प्रॉब्लम है क्या, इजी क्वेश्चन नहीं है सब, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, इन अ फैक्ट्री ऑफ 4 बल्ब्स ऑफ 100 ईच ऑफ 5 फैंस ऑफ इतना each operates for 12 hours daily, calculate the units of electricity consumed, also find total expenditure if 1 unit cost is expenditure मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी बता दिया ना कैसे निकालना है, दोनों का अलग नहीं निकाल के सम अप कर देना, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, जो कॉस्ट दिया मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, बोल भाई आ जाएगा कि नहीं, इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से अभी पीछे हमने किया। फिर दिया है देखो, द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉक्स on to a what platform does not depend upon how fast it is lifted up, explain your answer giving proper reason। देखो भैया हम किसी चीज को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, कहीं भी टॉप पे रख रहे हैं, तो किस स्पीड से ऊपर ले जा रहे हैं इस पे ये मैटर नहीं कर रहा, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि वहां उसकी जो एनर्जी होगी, जो वर्क होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल टू में क्या होता है mgh, तो आप लिखोगे एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन में कहीं वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है, तो चाहे हम धीरे धीरे ले जाएं चाहे बहुत फास्ट ले जाएं, वेलोसिटी पे ये चीजें डिपेंड नहीं करेंगी। इसमें ये कह रहा है ना, द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉक्स ऑन टू ए व्हाट प्लेटफॉर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इट इज लिफ्टेड अप, कितना तेज उसको ले गया इससे डिपेंड नहीं कर रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन योर आंसर गिविंग प्रॉपर रीजन।
तो लिखेंगे सिंस वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट वेलोसिटी, बिकॉज व्हाट सिंस वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क in a vertically upward direction, W equal to U equal to mgh. There is no velocity term, so it does not depend on what velocity. ऐसे लिखेंगे आंसर. Is that clear? मैं बोल दे रहा हूँ, इसको देख लिख लेना. कोई दिक्कत भाई बताओ? कोई वेलोसिटी वाला टर्म है? नहीं है ना इसमें? नहीं है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा नहीं. Is that clear? ठीक, चले आगे बढ़े कि लिख दूं मैं इसको यहाँ, ठीक है ना. चलिए, एक गीजर ऑफ 2.5 kV, kV दिया kW, kW का मतलब किलोवाट, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाट में आएगा. क्लियर है? इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली. 8 आवर्स डेली. कैलकुलेट द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है. निकल जाएगा कि नहीं भाई? पावर इसका कितना दिया? 2.5 kV दिया है, kW दिया है ना. 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 2500 वाट हो गया. कितने आवर्स डेली यूज हो रहा है भैया? 8 आवर्स. मंथली पूछ रहा है तो डेज कितने हो गए हमारे? 30 है, मान के चलेंगे ये कम से कम मोटा मोटा. बोल भाई, हालांकि वो देना चाहिए लेकिन नहीं दिए. मंथली हम 30 डेज का मान के चले मंथ. आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंजम्पशन इन मंथ रेट ऑफ दिस. वही है सब क्वेश्चन. हो जाएगा कि नहीं? पहले नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेंगे. एक यूनिट का जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा अपना. बोल भाई, आ जाएगा ही नहीं? डन कि करके दिखाऊं मैं? हो जाएगा पक्का? कर लीजिएगा सब लोग. देखिए 17. Two bodies of equal masses move with a what? Uniform velocity v and what? 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energy. अच्छा क्वेश्चन है. फिर से वही क्वेश्चन देखो जो पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने की है. भाई सब है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पढ़ना है, लेकिन मास दोनों का क्या है? मास दोनों का क्या है विनोद? सेम है. m1 इक्वल टू m2 और ये दोनों क्या है? सेम है. मान लेते हैं m. पहली बॉडी का वेलोसिटी कितना है भैया? v है. दूसरी बॉडी का वेलोसिटी क्या है जरा बताना? 3v है. तो इनके काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछा जा रहा है. क्या ये आ जाएगा? बोलो भाई. काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जरा बताना? हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर. दूसरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर. मास दोनों का सेम है. ये 1/2 से तो 1/2 क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर यहां देखिए मास क्या है? इसका भी m है. इसकी वेलोसिटी क्या है? v है. इसका भी मास m ही है. दोनों सेम है ना. और इसकी वेलोसिटी क्या थी भैया? 3v थी. तो 3v का क्या होगा? स्क्वायर. m से m क्या होगा? बोलो भाई. कैंसल. और यहां v स्क्वायर, फिर यहां क्या आएगा? 9v स्क्वायर. v स्क्वायर से v स्क्वायर भी क्या होगा? क्या आ जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2. दिक्कत है बताओ? कभी मास सेम देगा, कभी मोमेंटम सेम देगा, कभी वेलोसिटी सेम देगा. हर एक को इसी तरह से डील करना है अपने को. समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझ रहे हो, कैलकुलेशन आपको आती है, आप कर ले जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. ए बॉय स्टैंड्स ऑन ए एज ऑफ क्लिफ एंड थ्रोज ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड. नीचे आ रही है. द इंस्टेंट बिफोर स्टोन हिट्स द ग्राउंड बिलो इट हैज 1000 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो उसमें उसकी एनर्जी क्या है? जस्ट बिफोर 1000 जूल है. इफ ही वेयर टू थ्रो स्टोन हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड फ्रॉम द क्लिफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, फ्रॉम द क्लिफ with the same initial speed of 10 meter per second, how much kinetic energy would it have just before it hits the ground? जब वो ग्राउंड को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है. सिचुएशन क्या है समझ में आ रही है? दो सिचुएशन दी गई. क्या अपना ये है? एक कोई क्लिफ है, ये समझना पड़ेगा. देखो भाई, ओ शिट, नहीं आएगा विनोद? कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगे तो किसी और को लिया जाएगा. ये है सिचुएशन. अब हम लेते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी है कोई. एक बार हम क्या कर रहे हैं? इसको डायरेक्ट यहां से नीचे फेंक रहे हैं. सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं? पहले हॉरिजॉन्टली इसको फेंके हम, फिर ये ग्राउंड को क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है. ये सेकेंड सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन में क्या था हमारे पास भैया? कि हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंके. सेकेंड में क्या हुआ कि कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंके, फिर ये नीचे आ रहा है हमारा.
ये ना दो सिचुएशन। कह रहा है ए बॉय स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ एंड थ्रोज ए स्टोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द इंस्टेंट बिफोर द स्टोन हिट्स द ग्राउंड बिलो इट हैज 1000 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। If he were to throw the stone horizontally outward from the cliff with the same initial speed of 10 meter per second, how much kinetic energy would it have just before it hits the ground? कितनी होगी ये अपने को बताना है, बहुत क्लियर समझना। तो इतना है। अब हमें क्या क्या इसमें निकालना है जरा बताना। ठीक, इतना है। अगर वो कह रहा है, देखो सिचुएशन इसमें कुछ निकालना नहीं, बस ये बताना है कि अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फेंक रहा है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भैया? 1000। ये कह रहा है ना 1000 जूल। जब एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फेंका, वो जब हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन में कुछ फेंक के फिर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो मैं बताऊं, मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, बहुत क्लियर बता दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर से फेंके हैं या इधर से फेंके हैं, बस इस फर्क इससे पड़ता है कि कितनी हाइट वो ट्रेवल करके आया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं हाइट की बात करूंगा, चाहे वो सीधे गिरे तब भी उतनी हाइट आएगा, चाहे इस तरह से आए तब भी उतनी सेम हाइट आएगा कि नहीं? सेम हाइट आएगा कि नहीं? आप ये जान रहे हैं कि यहां पर इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी तो वहां स्टार्टिंग में क्या है? 0 है ना। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है भैया? पोटेंशियल एनर्जी से। किसमें मिल रही है भैया? पोटेंशियल एनर्जी से मिल रही है। जो भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा वही पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो चाहे हम इधर से फेंकें चाहे इधर से फेंकें, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी सी बात है, सेम तो रहेगा कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो चाहे सीधे फेंकें तब भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, चाहे ऐसे फेंकेंगे तब भी उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किस पाथ से आ रहा है डिपेंड नहीं करता, कितनी हाइट से आया इस पे डिपेंड करेगा। हाइट तो सेम ही रहेगी ना, चाहे हम ऐसे फेंक के नीचे आए चाहे सीधे फेंक के नीचे जाए। इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी भैया विनोद? सेम रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई हमारी? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसका तो होता है हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है जरा बताना? mgh। इसमें कहीं पाथ वाला ऑप्शन है क्या? नहीं। हाइट से बात करेंगे, बस हाइट की बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? डन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी है? सेम रहनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा क्लियर? डन। क्वेश्चन देखो ऐसे भी आएंगे, लंबा चौड़ा पूछे क्या आंसर करे, क्या आंसर करे, कुछ है इसमें? बस समझना है, यही कॉन्सेप्ट बता देना, आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखो 19, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार इज 7000 जूल एज इट ट्रेवल्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल रोड। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इन 20 सेकेंड। अब देखो इसकी एनर्जी दिया है, कितना दिया है एनर्जी? एनर्जी कितना दिया है? एनर्जी जो है और क्या दिया है? कितने टाइम इसको रोकना है भैया? 20 सेकेंड में। कितने? हमसे पूछा क्या जा रहा है? हॉरिजॉन्टल रोड पे ये चल रहा है। कौन सी रोड पे चल रहा है भैया? इसको रोकना है हमें। तो भैया कितना फोर्स चाहिए अपने को बताना है। क्या है फॉर्मूला अपना बताओ, फिर इसमें क्या यूज करेंगे बताइए। इतना देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और होंगे आपके मेरे ख्याल से। हाँ, इसके बाद ये क्या है? खत्म, डन। एक ही दो क्वेश्चन बचे। हाँ बताओ ये कितना होगा? पता है? एनर्जी दिया है, अगर हम उसमें ब्रेक लगा के रोकेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है, कार है ना, ये कार है भैया। अगर एक कार है हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, मूव कर रही है, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन जब ये रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेकिन इस प्रोसेस में इसके पास एनर्जी कितनी है? ये एनर्जी हमारे वर्क के इक्वल होगी कि नहीं भाई? जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे उतना ही तो वर्क होगा। तो दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट व्हाट? वर्क के इक्वलेंट। तो वर्क W दिया है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास क्या है? टाइम है। हमें निकालना है फोर्स, मतलब F निकालना है, कितना फोर्स अप्लाई करें सो दैट क्या हो जाए? रुक जाए। ये तो करना है बेसिकली। तो कैसे निकाला जाए उसको बताओ। वर्क W इक्वल टू क्या होता है जरा बताना? फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है? मतलब इतने से इतने टाइम का हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा बताइए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार इज कितना दिया है? काइनेटिक एनर्जी दिया है विनोद। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जरा बताना? हाफ ऑफ
mv स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 7000 जूल। दिस इक्वेशन फर्स्ट है। टाइम आपके पास है तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 7000 जूल। अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये, मतलब इनिशियली जब वो चल रहा है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिखा जाए ना, क्यों भाई इनिशियल वेलोसिटी लिखे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, जीरो रुक रही है ना। फाइनली बॉडी हमारी, फाइनली बॉडी अपनी क्या हो रही है, रुक हो रही है। तो यही काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी इक्विवेलेंट होगी भैया, वर्क के इक्वल। किसकी इक्वल होगी, वर्क के इक्वल होगी। जब ये वर्क इक्वल होगी हमारी, हमने बताया आपको, तो वर्क डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है जरा बताएं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता है ना इसमें, कैसे कीजिएगा फिर। बताए, लंबा चौड़ा घूम गए ना। यही मैं कहता हूं सोचना आना चाहिए। देखो गुड़िया, अगर कार पहले मूव हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ न कुछ वर्क तो परफॉर्म कर रही है। जो एनर्जी उसको कंज्यूम हो रही है वर्क के फॉर्म ही तो जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है वो जितनी एनर्जी से हमारी कार जा रही है उतनी ही एनर्जी लगा के रोकना पड़ेगा, तभी तो रुक पाएगी। कितनी एनर्जी से जा रही है कार, कितनी जा रही है, तो हमें कितनी एनर्जी लगा के इसको रोकना पड़ेगा 7000। तो वर्क हमें कितना परफॉर्म करना पड़ेगा 7000। अरे चाहे तुरंत लगा के रोक दें, चाहे घंटे में लगा के रोकें। धीरे धीरे ब्रेक मारोगे तो ज्यादा देर में गाड़ी रुकेगी, बहुत स्ट्रांग ब्रेक मार दिए तो क्या होगा, तुरंत कार रुक जाएगी। तो उतनी जूल वर्क आपको करना ही पड़ेगा। अगर कार को रोकना है तो उतना जूल वर्क हमें करना ही पड़ेगा जितनी एनर्जी से वो जा रही है। 7000 जूल हमें एनर्जी या ब्रेक वर्क उसमें लगाना ही पड़ेगा। चाहे हम तुरंत लगा दें हैंड ब्रेक लगाकर, या जो भी है सारे पावर ब्रेक लगा के तुरंत कर दें, या तो धीरे धीरे करके लगाएं, उतनी एनर्जी दें उसको। जैसे कोई फोर्स है, मान लीजिए हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस फोर्स को मुझे काउंटर करना है तो सामने से कितनी न्यूटन का फोर्स लगाना चाहिए, 5 न्यूटन का ही। 5 न्यूटन से ज्यादा लगा देंगे तो पीछे आने लगेगा ये। लेकिन अगर उसको काउंटर करना है, रोकना है, तो कितनी न्यूटन का फोर्स लगाएं सामने से, 5 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा ना। तो 7000 जूल से कार क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है सीधे, तो कितनी जूल एनर्जी या कितना जूल वर्क हम सामने से लगा दें कि कार हमारी रुक जाए, तो कितना लगाना चाहिए 7000 ही। एज सिंपल एज दैट। आप इसमें एक क्वेश्चन, बस एक लॉजिक लिखते, एक बस सिंपल सा क्या लिखते, लॉजिक लिखते। क्या लिखते यहां बताओ जरा भाई, ये हमने लिख दिया पहले से स्टार्टिंग में ही। ओ सिट, ये तो बस यहां एक चीज ये लिख देना था अपने को, क्या ये समझना कि वर्क जो होता है हमारा किसकी इक्विवेलेंट होता है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, इक्विवेलेंट टू एनर्जी। मतलब जितना वर्क परफॉर्म, जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही वर्क होगा, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। मतलब समझे हमारी, हम जो वर्क कर रहे हैं उतने अमाउंट में एनर्जी यूज करेंगे, या जितने अमाउंट में हमने एनर्जी लिया उतना वर्क परफॉर्म करेंगे। दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इतनी जूल से अगर हमारी कार जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट उसको रोकने के लिए हमें कितनी जूल वर्क करना पड़ेगा, 7000 करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सेंस, सो व्हाट, तो 7000 जूल वर्क इज व्हाट रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। 7000 जूल चाहिए। कुछ क्वेश्चन देखो ना, बहुत एकदम एज ए लेमैन आप ऐसे लिख दोगे, थोड़ा सा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे क्या नहीं। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अभी सी बात, इतनी जूल एनर्जी से वो जा रही है तो हमें उसको रोकने के लिए कितनी वर्क करना पड़ेगा भैया, जितनी एनर्जी से जा रही है उतना एनर्जी वर्क लगाते। वर्क हम कितना लगाएंगे फिर 7000, क्योंकि 7000 रहा है। अब ये टाइम ये सब लेकर इसमें परेशान ना हो जाना, क्योंकि इससे पावर है, इससे क्या निकलेगा हमारा, पावर निकलेगा। अभी पूछ लेता कितनी पावर से रोके हैं, तो क्या करते हैं आप, इसी एनर्जी को टाइम टी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही है अपनी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है क्या, बोल भाई विनोद, नहीं ना, चले आगे बढ़े। बस ये है। लेकिन हाँ, अब दूसरा तरीका जैसे हमने कहा था, आप एक मेथड तो ये हो गया डायरेक्ट लिख देंगे। सेकंड मेथड से क्या सोचते, सेकंड मेथड क्या है आपके पास,
अब इसको सोचकर मुझे बताना। एक हमने पावर का एक्सप्रेशन बताया था, पावर P इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर यहां से निकाल लेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, फोर्स आ जाएगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आ जाएगा। इसको सोच के बताना, तुम लोग देखिए निकाल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, देखना आपका, फिर बताना। सेम यही आएगा ही, खूब लंबा चौड़ा इक्वेशन बनाओगे, आएगा यही, परेशान होना बेटा। लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग देखो। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद क्या आप लोग ये कर पा रहे हो, देखो इसमें दिया है ए 1.5 मीटर हाई पर्सन इज होल्डिंग ए 20 kg ट्रंक ऑन हिज हेड एंड इज स्टैंडिंग एट ए रोडवेज बस टर्मिनल, हाउ मच वर्क इज डन बाय द पर्सन। क्या क्या दिया है जरा बताना। 1.5 मीटर हाई पर्सन है, होल्डिंग ए 20 kg ट्रंक ऑन हिज हेड, मतलब अपने सर पे रखा हुआ है। क्लियर है ना, कितना वर्क परफॉर्म होगा, बोलो विनोद, भूल गए विनोद, कौन है ये, अब ये लिया हुआ है इसका जो भी वेट होगा किधर लगेगा विनोद, और जब ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा तो डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। हमने कहा था जब एंगल डिस्प्लेसमेंट और वेट या जो भी फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा। अब देखो एक बच्चा इसमें खूब क्वेश्चन लगाएगा, खूब एकदम करेगा, आप 2 लाइन में आंसर लिख के चले आओगे कि नहीं, कैसे करें कैसे करें, तो सारी चीजों का नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो स्टार्टिंग से हमने डिस्कस किया, और चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए, हर चीज आपसे बन जाएगा। तो क्या हम ये समझे कि हम लोगों ने वर्क एनर्जी परफॉर्म कर लिया, अपना अच्छे से कर लिया, विथ न्यूमेरिकल्स डिटेल में कर लिया। अब मंडे को इसका टेस्ट होना है, कल के कल रिवीजन प्रैक्टिस करके आएंगे। नो बेटा नो, कॉन्सेप्ट एक ही है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे क्या होना है, टेस्ट, सब रहेगा बेटा A to Z, एकदम प्रिपेयर करके आओ। तो चूंकि एंगल कितना बन रहा है भैया, थीटा है 90, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना भैया। ये केसेस हमने डिस्कस किए थे ना, क्योंकि वर्क इक्वल, हाँ बिल्कुल, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, बताया था ना। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इज दैट क्लियर, ठीक है फिर, थैंक यू।